नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी के अपने इस चैनल उम्मा जी के ट्रिक पर। आज का आपका क्लास होने वाला है रेलवे ग्रुप डी का, और आज का यह क्लास आपके लिए वरदान साबित होगा, क्योंकि आज के इस वीडियो में आपको वही सवाल करवाए जाएंगे जो सीधे आपके पेपर में हुबहू एक एक सवाल आपको देखने को मिलेगा। मैं आपको पहले बता दूं, आपके पेपर में टोटल 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा। अगर आप चाहते हो कि वास्तव में आपका एक सीट इसमें पक्की हो जाए तो आज का यह वीडियो आप पूरा देखना, क्योंकि यहीं से प्रश्न आपके पेपर में देखने को मिलेगा। तो आज का आपका पहला प्रश्न है, आधुनिक आवर्त सारणी में कुल कितने वर्ग और कुल कितने आवर्त हैं, आपके पेपर में सवाल बनेगा। आधुनिक आवर्त जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उससे संबंधित आपके पेपर में 2 सवाल इस बार पूछे जाएंगे। तो आप याद रखना, आधुनिक आवर्त सारणी में कुल कितने वर्ग और कुल कितने आवर्त हैं, आप याद रखना। तो वर्ग की बात करेगा 18 वर्ग हो जाएगा और 7 आवर्त हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी आप बिल्कुल सही करना। आपके पेपर में यह सवाल आपको देखने को मिलेगा। यहां से एक्स्ट्रा एक सवाल और भी पूछा जाएगा, वो मैं आपको बता देता हूं, अच्छे से कवर करना। आपका पूछेगा कि आधुनिक आवर्त सारणी किसने दिया था, आप याद रखिएगा मोस्ले ने दिया था, जो कि सीधे आपके पेपर में यह सवाल हुबहू आपको देखने को मिलेगा। और यहां से एक सवाल और भी पूछा जाता है, आधुनिक आवर्त सारणी किस पर निर्भर करता है, तो परमाणु संख्या पर निर्भर करता है, आप याद रखिएगा। और इसमें दाएं से बाएं जाने पर, आधुनिक आवर्त सारणी में दाएं से बाएं जाने पर क्या होता है, परमाणु का आकार घटता है। आप याद रखना, आपके पेपर में यह वाला सवाल कई बार पूछा जा चुका है कि दाएं से बाएं जाने पर परमाणु का आकार क्या होता है, तो घटता है। आप याद रखना, आपके पेपर में यह सवाल हुबहू आपको देखने को मिलेगा। आधुनिक आवर्त सारणी किसने दिया था, मेरे साथ बोलोगे, मोस्ले ने दिया था। आधुनिक आवर्त सारणी किसने दिया था, मोस्ले ने दिया था। इसमें टोटल 18 वर्ग और 7 आवर्त है, याद रखिएगा। अगर टोटल तत्व की बात करें तो टोटल 118 तत्व है, आप याद रखिएगा। किसने दिया था, मोस्ले ने दिया था। और दाएं से बाएं जाने पर परमाणु आकार में क्या होता है, घटता है, आप याद रखना। चलिए, आपका सेकंड नंबर सवाल है जो सीधे आपके पेपर में आएगा। कार्य करने की दर को क्या कहा जाता है, बिल्कुल आप सही करोगे। क्या सही करोगे, कार्य करने की दर को क्या कहा जाता है, आप बिल्कुल सही करोगे। ऑप्शन नंबर बी, कार्य करने की दर को क्या कहा जाता है, शक्ति कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी आप बिल्कुल अपने एग्जाम में सही करके आओगे। कार्य करने की दर को हम लोग क्या कहते हैं, शक्ति कहते हैं। याद रखना, यहाँ पर बहुत सारे का एसआई मात्रक भी कभी कभी पूछ दिया जाता है। जैसे में ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होगा, ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होगा, कोई बच्चे बता सकते हैं ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होता है, बल का क्या होता है। ये सब सिंपल सिंपल है, ठीक है। थोड़ा टफ लेवल का आपका में एसआई मात्रक, जैसे में त्वरण का एसआई मात्रक क्या हो गया, तो ये सब आपको याद करना पड़ेगा। त्वरण का एसआई मात्रक आपके पेपर में कई बार पूछा जा चुका है, तो आप याद रखना। त्वरण का एसआई मात्रक मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है, याद रखना। बाकी सिंपल का आप लोग जवाब दे दोगे। बल का एसआई मात्रक आप लोग कमेंट में जवाब दोगे। ऊर्जा का एसआई मात्रक सिंपल वाला ही जवाब दोगे आप लोग, ठीक है। जूल जो होता है वो आप लोग जवाब दोगे, ठीक है। आशा करते हैं कि आप लोग इसका जवाब दोगे। चलिएगा, 3 नंबर सवाल देखना। देखिए, साइंस का आपका 25 क्वेश्चन आपके पेपर में पूछा जाता है, ठीक है ना। तो सबसे पहले मैं साइंस का 25 क्वेश्चन आपको करवाऊंगा। आपको सिलेबस तो पता ही है, 4 सब्जेक्ट मिलाकर 100 क्वेश्चन आपके पेपर में बनता है, ठीक है। जिसमें साइंस का 25 क्वेश्चन। तो सबसे पहले इसमें टारगेट आप लोग लेकर चलो 20 प्लस प्रश्न सही करने का। जो बच्चा 20 प्लस प्रश्न सही कर देगा, यकीनन मानो उनका यहाँ पर सिलेक्शन पक्का है। तो कोशिश करो कि 20 प्लस 25 में 20 सही हो जाए। उसके बाद समान ज्ञान करवाएंगे, उसके बाद रीजनिंग करवाएंगे। तो पहले आप 25 में से 20 प्लस प्रश्न सही करने का यहाँ पर टारगेट लेकर चलो, तभी आपका सिलेक्शन यहाँ पर पक्का है। कोशिका का पावर हाउस ऑफ द सेल, कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है, आप याद रखना। आपके पेपर में यह सवाल हुबहू आपको बनेगा। कोशिका का पावर हाउस किसको कहा जाएगा, कोशिका का पावर हाउस या ऊर्जा गृह की यहाँ पर बात करता है तो माइटोकॉन्ड्रिया। ऑप्शन नंबर सी, कोशिका का पावर हाउस या ऊर्जा गृह किसको कहा जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है, आप याद रखना। अगर हम बात करें कि आत्महत्या का थैली, क्योंकि यहाँ पर सवाल और भी एक्स्ट्रा बन सकता है, आप याद रखना। आत्महत्या का थैली किसे कहा जाता है, लाइसोसोम को कहा जाता है। प्रोटीन का फैक्ट्री किसे कहा जाता है, राइबोसोम
सोम को कहा जाता है, ठीक है। और आपको लग रहा है आपका एग्जाम क्लियर नहीं होगा, आपने तैयारी नहीं किया है, पहली बार एग्जाम देने जा रहे हो, तो यह चैनल आपके लिए एक वरदान साबित होगा, क्योंकि सिलेक्शन तो आपका यहीं से होना है, चाहे जहां से भी आप तैयारी कर लो। आप मेरा क्लास नहीं देखोगे तो सिलेक्शन भूल ही जाओ। तो सिलेक्शन लेना है तो आप जब तक एग्जाम नहीं हो जाएगा, डेली हम आपको ऐसा क्लास देंगे जिसके करने के बाद आपका रिजल्ट जो है बेहतर होगा, आपका रिजल्ट पक्का हो जाएगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आप प्रैक्टिस सेट 1 ही हम लोग एक अच्छे लेवल से तैयारी कर रहे हैं। तो आपका एग्जाम जब तक चलेगा, डेली हम आपको ऐसा क्लास देंगे, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, ठीक है। चलो, आपका आने वाला अगला सवाल है, जो बच्चा सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लेगा अपना बड़ा भैया मानकर। ऐसे जो भी नई वैकेंसी आएगी तो सबसे पहले इसी चैनल पर आपको पता चलेगा। धावनी की चाल अधिकतम किस माध्यम में होता है बताओगे? अगर आपको पता है तो बताओगे धावनी की जो चाल होती है वो अधिकतम किस माध्यम में होती है। जैसे में कोई बच्चा कहेगा सर वायु में होता है, वायु में आवाज होता ही नहीं, जहां पर हवा नहीं रहेगा वहां पर आवाज तो होगा ही नहीं। वायु में कम होता है, निर्वात में कम होता है, जल में कम होता है, इस्पात यानी स्टील में जो ध्वनि होता है, साउंड होता है, सबसे अधिक किसमें होता है? इस्पात में। इस्पात देख समझते होंगे आप लोग, उसको देखिएगा, थोड़ा सा भी कहीं पर पटक देंगे तो उसका आवाज बहुत करता है, ठीक है। तो इस्पात में ध्वनि की चाल सबसे अधिक होता है, याद रखना। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा मेरे भाई, याद रखना, आपके पेपर में सही करके आओगे, ठीक है। चलिए, आपका आने वाला अगला सवाल है, अच्छे से कवर करना। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या होता है, ठीक है। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या होता है? बिल्कुल आप सही करोगे, एस्कॉर्बिक एसिड, ऑप्शन नंबर बी। विटामिन सी का रासायनिक नाम होता है एस्कॉर्बिक एसिड। और विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है? रेटिनॉल। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है? रेटिनॉल। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या होता है? एस्कॉर्बिक एसिड होता है, आप याद रखना, ठीक है ना। और जो बच्चे अभी तक व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन नहीं किए, ज्वाइन कर लेंगे, क्योंकि उनको वहां पर जो भी क्लास होगा, रेलवे ग्रुप डी या जो नई वैकेंसी आएगी या जो डेली करंट अफेयर्स रहेगा या जो भी क्लास का पीडीएफ रहेगा, सारा आपको ग्रुप में ही मिलेगा। तो ग्रुप में जुड़ने के लिए 9334517119 यह मेरा व्हाट्सएप नंबर है। इस पर आपको क्या करना है? रेलवे ग्रुप डी लिखकर मैसेज करना है। रेलवे ग्रुप डी जैसे ही इस नंबर पर आप लिखकर मैसेज करोगे तो मेरे तरफ से व्हाट्सएप ग्रुप वाला लिंक जाएगा, उस लिंक पर क्लिक करोगे तो आप व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लोगे। तो पहले क्लास को पूरा देख लो, इसका स्क्रीनशॉट लेकर रख लो, बाद में मैसेज कर देना, क्योंकि क्लास पहले इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जवाब देते चलना, आपका लास्ट में हम पूछेंगे आपने कितना स्कोर किया। बिल्कुल इजी लेवल का सवाल आप यहाँ पर देख सकते हैं। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सा है? मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सा, आप याद रखना, यकृत। क्या है? यकृत, जिसको लीवर बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बी, जिसको यकृत, जिसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? लीवर। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या होता है? यकृत या लीवर। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा, जो कि सीधे आपके पेपर में यह सवाल आएगा। चलना, आपका आने वाला अगला सवाल है जो आपके पेपर में बनेगा। रक्त का समान पीएच मान लगभग कितना होता है? रक्त का समान पीएच मान लगभग कितना होता है? 7.4 होता है, याद रखना। रक्त का पीएच मान लगभग कितना होता है? 7.4 होता है। और खून का भी पीएच मान लगभग 7.4 होता है। शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है, याद रखना, ठीक है। ये सारे सवाल आपके पेपर में बनेंगे, ठीक है ना। चलिए, पीएच मान से भी आपके पेपर में सवाल बनते हैं, ठीक है ना। चलिए, आपका आने वाला अगला सवाल देखना। विद्युत धारा को मापने वाला यंत्र, विद्युत धारा को मापने वाला यंत्र को क्या कहते हैं? विद्युत धारा को मापने वाला यंत्र को क्या कहते हैं, याद रखना। विद्युत धारा को मापने वाला यंत्र को एमीटर कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी। विद्युत धारा को मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? एमीटर कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी, आप याद रखना। और बोल्ट को नापना है, जैसे में तो बोल्ट मीटर का प्रयोग करते हैं, ये तो अलग हो जाएगा, ठीक है ना। विद्युत धारा को मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? एमीटर कहते हैं। यहाँ पर बहुत सारे का एसआई मात्रक विद्युत धारा से भी पूछा जाता है, ठीक है। जैसे प्रतिरोध का एसआई मात्रक हो गया, और ज्योति विद्युत क्षेत्र का एसआई मात्रक हो गया, ये सब पूछता है, ठीक है ना। तो याद रखना। चलना, आपका आने वाला अगला सवाल है जो आपके पेपर में बनेगा। बायोगैस का मुख्य घटक,
कौन सा है? आपके पेपर में आएगा बायोगैस का मुख्य घटक कौन सा है? आप याद रखना, आपके पेपर में सवाल आएगा। बायोगैस का मुख्य घटक आपका हो जाएगा मीथेन। कौन हो जाएगा? मीथेन CH4 जिसका सूत्र होता है। बायोगैस का मुख्य घटक कौन सा है? तो मीथेन जिसका सूत्र होता है CH4। आप याद रखना। यहाँ से और भी सवाल बनते हैं कि गैस जो LPG गैस होता है, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, जो आपके घर में रहता है, उसमें कौन सा गैस होता है? तो उसमें ब्यूटेन और प्रोपेन होता है। आप याद रखना, आपके पेपर में सवाल हुबहू आपको देखने को मिलेगा। चलना, आपका आने वाला अगला सवाल है लेंस की क्षमता का ये साय मात्रक क्या है? लेंस की क्षमता का ये साय मात्रक क्या है? आप याद रखना, डायोप्टर। लेंस की क्षमता का ये साय मात्रक क्या होता है? डायोप्टर। ऑप्शन नंबर ए। लेंस की क्षमता का ये साय मात्रक क्या होता है? डायोप्टर। आप याद रखना। ज्योति तीव्रता का शायद हो जाएगा कैंडेला। आप याद रखना, ठीक है, आपके पेपर में सवाल बनेगा। चलना, आपका आने वाला अगला सवाल देखना, आपके पेपर में आएगा, जवाब देते चलोगे, लास्ट में हम आपसे स्कोर पूछेंगे। और आप मेरा वीडियो कहाँ से देख रहे हो कमेंट करके बताओगे, और साथ में ये भी कमेंट करोगे साथियों, आपका शायद 3 अगस्त वाला का एडमिट कार्ड चेक हो गया? आपका एडमिट कार्ड चेक हुआ या नहीं, कमेंट करके एक बार आप लोग बताओगे। जंग लगने पर लोहे के भार में क्या परिवर्तन होता है? बताओगे। जंग लगने पर लोहे के भार में क्या परिवर्तन होता है? जंग लगता है, रस्टिंग जब होता है, तो उसमें क्या होता है? तो लोहे का भार में परिवर्तन होता है, यानी बढ़ जाता है। ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। ऑप्शन नंबर बी आप याद रखना। लोहे में जंग लगने पर क्या होता है? लोहा का भार क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आप बिल्कुल सही करना, आपके पेपर में सवाल आएगा। चलना, आपका आने वाला अगला सवाल है, इंसुलिन की खोज किस वैज्ञानिक ने किया था? आपके पेपर में आएगा, इंसुलिन का खोज किस वैज्ञानिक ने किया था? आप याद रखना, बैटिंग और वेस्ट ने किया था। बैटिंग और वेस्ट ने किया था। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आप बिल्कुल सही करोगे, बैटिंग एवं वेस्ट ने किया था। और यहाँ पर पूछता है DNA का खोज किसने किया था? तो वाटसन एवं क्रिक ने किया था। DNA का खोज किसने किया था? वाटसन और क्रिक ने किया था, ठीक है। चलिए, 13 नंबर आपका सवाल है, आपके पेपर में आएगा, अच्छे से कवर करना। प्रकाश वर्ष किसका इकाई है? जवाब दोगे, बिल्कुल इजी लेवल का सवाल है। प्रकाश वर्ष किसका इकाई है? समय का तो होगा नहीं, प्रकाश की तीव्रता तो का होगा नहीं, दूरी का होगा। प्रकाश वर्ष किसका इकाई है? दूरी का है। प्रकाश वर्ष किसका इकाई है? दूरी का। ऑप्शन नंबर बी आप बिल्कुल सही करोगे, प्रकाश वर्ष किसका इकाई है? दूरी का। चलिए, आपका आने वाला अगला सवाल है, आपके पेपर में सवाल आएगा, नीला थोथा, ब्लू वर्टिकल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? नीला थोथा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? बिल्कुल आप सही करोगे, CuSO4 इंटू 5H2O होता है। ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए आप बिल्कुल सही करोगे, CuSO4 इंटू 5H2O होता है नीला थोथा का रासायनिक सूत्र। ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए आप बिल्कुल सही करना, आपके पेपर में सवाल आएगा। पौधों में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है? बताओगे। पौधों में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है? आप याद रखना, पौधों में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है? जाइलम के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी। पौधों में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है? जाइलम के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी आप बिल्कुल सही करना, आपके पेपर में सवाल आएगा, ठीक है ना। और भोजन का पूछेगा कि पौधों में भोजन का परिवहन किसके द्वारा होता है? फ्लोएम के द्वारा, ठीक है। दोनों आप याद रखना, दोनों सवाल आपके पेपर में बनेंगे। चलना, आपका आने वाला अगला सवाल है कि मानव नेत्र के किस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, क्या कहलाता है? मानव नेत्र के जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वह क्या कहलाता है? आप याद रखना, आप याद रखना, आएगा रेटिना। मानव नेत्र के जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? रेटिना कहते हैं, ठीक है, याद रखना। आपके पेपर में यह सवाल हुबहू आपको देखने को मिलेगा। चलना, आपका आने वाला अगला सवाल है, बेकिंग सोडा, खाने का सोडा का रासायनिक नाम क्या होता है? बेकिंग सोडा या खाने के सोडा का रासायनिक नाम क्या होता है? बिल्कुल आप सही करोगे, सोडियम बाइकार्बोनेट। क्या होता है? सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आप बिल्कुल सही करोगे, सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। आप याद रखना, आपके पेपर में सवाल आएगा। चलिए, और जो बच्चा अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करके टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लोगे, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, या टेलीग्राम चलाते हो तो उधर जाके सर्च करना उम्मा जी के ट्रिक, ठीक है। चलिए,
अनुवांशिका का पिता, जेनेटिक्स का फादर किसे कहा जाता है? अनुवांशिका का पिता किसे कहा जाता है? बिल्कुल सही करोगे, गेंगल जॉन मेंडल को, ऑप्शन नंबर सी। 18 का यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। अनुवांशिका का पिता किसे कहा जाता है? गेंगल जॉन मेंडल को। ठीक है, चलिए। गुरुत्वाकर्षण का सर्वात्रिक नियम किसने दिया था? आपके पेपर में पूछेगा कि गुरुत्वाकर्षण का सर्वात्रिक नियम किसने दिया था, आप याद रखना। आप याद रखना, सर आइजक न्यूटन ने दिया था, ऑप्शन नंबर बी। सर आइजक न्यूटन ने दिया था, ऑप्शन नंबर बी आप बिल्कुल सही करोगे। गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम किसने दिया था? सर आइजक न्यूटन ने दिया था। ठीक है, चलो। आपका आने वाला अगला सवाल है जो सीधे आपके पेपर में आएगा साथियों। ठीक है, ओजोन परत वायुमंडल के किस मंडल में पाई जाती है? ओजोन परत वायुमंडल के किस मंडल में पाई जाती है, आप याद रखना। ये पाया जाता है समताप मंडल में, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आप बिल्कुल सही करोगे। ओजोन परत वायुमंडल के किस मंडल में पाया जाता है? तो समताप मंडल में पाया जाता है, याद रखना। ठीक है, चलिए। आपका आने वाला अगला सवाल है, बाहरी जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? बाहरी जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? D2O होता है, जिसे ड्यूटेरियम ऑक्साइड भी कहा जाता है, याद रखना। बाहरी जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? D2O होता है, याद रखना। चलना, आपका आने वाला अगला सवाल है, मानव लार यानी सलाइवा जो होता है उसमें कौन सा एंजाइम पाया जाता है? सलाइवा में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? याद रखना, टाइलिन पाया जाता है, ऑप्शन नंबर सी। क्या पाया जाता है? टाइलिन पाया जाता है, ऑप्शन नंबर सी आप याद रखना, आपके पेपर में सवाल आएगा। ठीक है, चलो। विद्युत प्रतिरोध का SI मात्रक क्या होता है? विद्युत प्रतिरोध का SI मात्रक क्या होता है? बिल्कुल आप सही करोगे। विद्युत प्रतिरोध का SI मात्रक होता है ओम। विद्युत प्रतिरोध का SI मात्रक क्या होता है? ओम। ऑप्शन नंबर ए आप क्या करोगे मेरे भाई? बिल्कुल सही करोगे। चलिएगा, 24 नंबर आपका सवाल है, मार्स गैस के नाम से किसे जाना जाता है? मार्स गैस के नाम से किसे जाना जाता है, आप याद रखना। मीथेन गैस को जाना जाता है, ऑप्शन नंबर बी। मार्स गैस को किस नाम से जाना जाता है? मीथेन गैस को CH4 जिसका सूत्र होता है। ठीक है, चलिए। आपका आने वाला अगला सवाल है, एक हॉर्स पावर 1 HP बराबर कितना वाट होता है? आपके पेपर में सवाल बनेगा, 1 HP बराबर कितना वाट होता है? 746 वाट। कितना वाट होता है? 746 वाट। ठीक है, याद रखना। चलिए, तो यहाँ पर आपका रेलवे ग्रुप डी का साइंस का 25 सवाल यहाँ पर समाप्त हुआ मेरे भाई। चलिए, तो अब आप लोग बताओगे आपका कितना यहाँ पर सही हुआ। ठीक है, 25 में से आपने कितना स्कोर किया, कमेंट करके आप लोग जरूर फटाफट बताओगे। अब हम लोग चलते हैं समान ज्ञान, सॉरी, करंट अफेयर्स और समान जागरूकता के जो भी 20 सवाल पूछे जाते हैं उसको कवर करेंगे। ठीक है, चलिए। संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? आपके पेपर में आएगा, संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर VR अम्बेडकर थे, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आप याद रखना, संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर VR अम्बेडकर थे, ऑप्शन नंबर बी आप याद रखना, आपके पेपर में सवाल आएगा। ठीक है, चलिए। आपका आने वाला अगला सवाल है कि भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ लगती है? आपके पेपर में आएगा कि सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ लगती है? बिल्कुल आप सही करोगे, बांग्लादेश, ऑप्शन नंबर सी। किस देश के साथ लगती है? बांग्लादेश के साथ लगती है, ऑप्शन नंबर सी आप बिल्कुल सही करोगे। ठीक है, चलिए। आपका आने वाला अगला सवाल है, ओलंपिक खेलों में व्यक्तिगत स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन हैं? आपके पेपर में सवाल आएगा तो आप याद रखोगे, अभिनव बिंद्रा है, ऑप्शन नंबर बी। कौन है? अभिनव बिंद्रा है, ऑप्शन नंबर बी आप याद रखना। ठीक है, ओलंपिक खेलों में व्यक्तिगत स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे? अभिनव बिंद्रा, ऑप्शन नंबर बी याद रखना, अभिनव बिंद्रा, ऑप्शन नंबर बी आप बिल्कुल यहाँ पर सही करोगे। चलिएगा, ये सारे करंट अफेयर्स के सवाल हैं और समान जागरूकता के भी मिक्स सवाल 20 पूछे जाते हैं। ठीक है, तो जवाब देते चलोगे, इसका भी टारगेट लेकर चलो आप लोग। ठीक है, 20 में से 15 प्लस प्रश्न सही करने का। लास्ट में आपसे स्कोर पूछेंगे। आरबीआई जो बैंक है उसका राष्ट्रीयकरण किस वर्ष हुआ था? बिल्कुल आप सही करोगे, 1949 में। राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1949 में, याद रखना। 1 जनवरी 1949 को इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था, लेकिन इसका स्थापना की बात करें तो 1 अप्रैल 1935 को इसका स्थापना हुआ था। ठीक है, आपके पेपर में पूछता है कि आरबीआई बैंक का स्थापना कब हुआ था, तो 1 अप्रैल 1935 को। इसका मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में। इसका मुख्यालय कहाँ है?
मुंबई में, ठीक है। चलिए, डू और डाई, डू और डाई, करो या मरो, करो या मरो का नारा महात्मा गांधी जी ने किस आंदोलन के दौरान दिया था, आप याद रखना। करो या मरो का नारा किस आंदोलन के दौरान दिया गया था, आप याद रखना, भारत छोड़ो आंदोलन, क्विट इंडिया मूवमेंट। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा, जो कि सीधे आपके पेपर में यह सवाल आएगा, ठीक है ना। चलिए, छठा नंबर आपका सवाल है जो आपके पेपर में आएगा, भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है, ठीक है। आपके पेपर में सवाल बनेगा, भारत का सर्वोच्च यानी सबसे ऊंचा नागरिक सम्मान कौन सा है, भारत रत्न, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी आप याद रखना, भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है, भारत रत्न। ऑप्शन नंबर सी यहां पर आप बिल्कुल सही करोगे, जो कि सीधे आपके पेपर में यह सवाल आएगा, भारत का सबसे ऊंचा नागरिक सम्मान कौन सा है, भारत रत्न। चलिएगा, आपका आने वाला अगला सवाल है जो आपके पेपर में बनेगा, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो का मुख्यालय कहाँ स्थित है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो का मुख्यालय आपका कहाँ स्थित है, बेंगलुरु, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आप बिल्कुल सही करोगे, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो का मुख्यालय कहाँ स्थित है, बेंगलुरु, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलिए, आपका आने वाला अगला सवाल है कि विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप मांजुली किस नदी पर स्थित है, ठीक है। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप मांजुली किस नदी पर स्थित है, आपके पेपर में सवाल आएगा, आप याद रखेगा, ब्रह्मपुत्र नदी पर, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा, जो कि सीधे आपके पेपर में यह सवाल हुबहू आपको देखने को मिलेगा। चलना, आपका आने वाला अगला सवाल है कि वर्तमान में भारत के मुख्य न्यायाधीश सीजेआई की नियुक्ति किसके द्वारा किया जाता है, बताओगे। जो मुख्य न्यायाधीश सीजेआई होता है उसका नियुक्ति किसके द्वारा किया जाएगा, उसका नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलना, विंग्स ऑफ फायर, जो प्रसिद्ध फेमस बुक विंग्स ऑफ फायर है, उसके लेखक कौन है। विंग्स ऑफ फायर पुस्तक के लेखक डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम है, जिसे मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है, ठीक है। चलिए, 11 नंबर आपका सवाल है कि प्लासी का ऐतिहासिक युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था, प्लासी का ऐतिहासिक युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था, 1757 में। प्लासी का ऐतिहासिक युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था, 1757 में। आप याद रखना, प्लासी का युद्ध ऐतिहासिक युद्ध कब लड़ा गया था, 1757 में, ऑप्शन नंबर ए। चलो, आपका 12 नंबर सवाल है कि विश्व पर्यावरण दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है, आपके पेपर में सवाल बनेगा, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, 5 जून को मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर बी। पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, 5 जून को मनाया जाता है। 22 अप्रैल को क्या मनाया जाता है, विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है, याद रखना। आपके पेपर में यह सवाल हुबहू आपको देखने को मिलेगा। संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ का स्थापना कब हुआ था, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ का स्थापना कब हुआ था, 24 अक्टूबर 1945, ऑप्शन नंबर ए। 24 अक्टूबर 1945, ऑप्शन नंबर ए आप याद रखना, आपके पेपर में सवाल आएगा, ठीक है। चलिए, भारत में पहली यात्री रेलगाड़ी किस वर्ष चली थी, ठीक है, बताओगे। भारत में पहली यात्री रेलगाड़ी कब चली थी, तो 16 अप्रैल 1853 ईस्वी को, 16 अप्रैल 1853 ईस्वी को चला था। आप याद रखना, मुंबई से थाने के बीच लगभग 34 किलोमीटर चला था, लगभग 400 यात्री इस पर सवार थे, ट्रेन के बीच डब्बा था, आप याद रखना, ठीक है। चलिए, आपका आने वाला अगला सवाल है कि नीति आयोग का प्रधान अध्यक्ष कौन होता है, याद रखना, राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर ए, नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है, प्रधान अध्यक्ष कौन होता है, राष्ट्रपति। आप याद रखना, आपके पेपर में सवाल बनेगा। चलिएगा, 16 नंबर आपका सवाल है जो आपके पेपर में आएगा, ठीक है। ब्रिक्स समूह में अक्षर एस किस देश को दर्शाता है, एस अक्षर किसको दर्शाता है, बता सकते हो आप लोग। एस अक्षर किसको दिखाता है, तो साउथ अफ्रीका, ऑप्शन नंबर सी। सभी का यहाँ पर मतलब है, बी का मतलब ब्राजील, आर का मतलब रूस, आई का मतलब इंडिया, सी का मतलब चाइना, एस का मतलब साउथ अफ्रीका, इस प्रकार से होता है। चलिएगा, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है, तो 6 वर्षों का। जो राज्यसभा के सदस्य रहेगा उसका कार्यकाल 6 वर्षों का होगा, ठीक है मेरे भाई। चलिए, आपका आने वाला अगला सवाल है, भारत में सबसे अधिक राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है, आप बताओगे। सबसे अधिक हो जाएगा मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, ऑप्शन नंबर बी। चलिए, कुचिपुड़ी किस राज्य का प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य है, तो कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। कच्चा पूड़ी कौन खाता है, आंध्र लोग खाता है, तो ये आंध्र प्रदेश का हो जाएगा, याद रखना आपके पेपर में
यह सवाल आपको हूबहू देखने को मिलेगा। चलना आपका आने वाला अगला सवाल है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? ठीक है, बिल्कुल आप सही करोगे, बिहार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बिहार, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अब आप लोग कमेंट में जवाब दोगे, 20 में से आपका कितना प्रश्न यहाँ पर सही हुआ। ठीक है, अब हम लोग आते हैं रीजनिंग के कुछ 5-6 प्रश्नों को भी कर लेते हैं। दिए गए श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी? 2 के बाद 5 तो यानी 3 बढ़ा, 3 के बाद 5 से 10 यानी 3, 5, 7, 9 और 9 के बाद कितना बढ़ना चाहिए? 11 बढ़ना चाहिए। तो 26, 11, 37, ऑप्शन नंबर सी। इतना इजी है, आप लोग तो चुटकी बजाते ऐसे सवालों को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, ऐसा एक सवाल आपके पेपर में आएगा। ठीक है, चलिए, यदि किसी निश्चित भाषा में रोज को 6, 8, 2, 1 लिखा जाता है, रोज को क्या लिखा जाता है? 6, 8, 2, 1 लिखा जाता है, चेयर को इतना लिखा जाता है, तो उसी भाषा में सर्च को क्या लिखा जाएगा? देखिए, आपको इसमें कोई भी कोड या कुछ करना नहीं है। जैसे में एस, एस खोजिए, एस कितने नंबर पर है? 2 नंबर पर, तो पहले 2 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद ई देखिए, ई कितना नंबर पर है? ई है 1 नंबर पर है, तो 1। इस प्रकार से करके एस ई, फिर ए देखना है, ए कितना नंबर पर है? तो ए आपका 3 नंबर पर है। ए आपका कितना नंबर पर? ए कितना नंबर पर है? ए 4 नंबर पर है ना, 4 नंबर पर। तो ए आपका 4 हो जाएगा। इस प्रकार से करके आप इसको कॉलम को पूरा करना है। तो एच हम देख लेते हैं, एच 6 नंबर पर, एच 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 3 नंबर पर। तो सब अच्छा देख लेते हैं। ठीक है, तो बताओगे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, आप करोगे सही से। तो ठीक है, चलिए, जिस प्रकार सुई का संबंध धागा से, उसी प्रकार कलम का संबंध किससे होगा? कागज से तो होगा नहीं, स्याही से होगा। ठीक है, चलिए, आपका 4 नंबर सवाल है कि एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए राम ने कहा, वह मेरे भाई का, अच्छे से समझिएगा, वह मेरे भाई का यानी मेरे भाई के पिता, मेरे भाई के पिता यानी हमारे पिता की इकलौती पुत्र यानी हमारी बहन। तो तस्वीर वाली महिला का उसका संबंध क्या है? बहन का, ऑप्शन नंबर सी। बिल्कुल सिंपल है, ब्लड रिलेशन का सवाल है, आपके पेपर में आएगा। अगर अच्छे से आप समझते हो तो आप ऐसे सवालों को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, चलिए, आज का आखिरी सवाल है, साथियों जवाब दोगे। रमेश उत्तर दिशा की ओर, उत्तर दिशा नक्शा में हमेशा ऊपर होता है, तो मान लीजिए कि 10 किलोमीटर ऊपर जाता है, फिर वह दाईं ओर मुड़ता है, फिर वह क्या मुड़ता है? दाईं ओर। फिर उसके बाद वह दाईं ओर मुड़ता है, फिर मुड़ता है। ठीक है, तो वह अपने प्रारंभिक स्थिति से किस ओर है? तो ये, अच्छा, कितनी दूरी पर है ये पूछ रहा है ना। तो 10 किलोमीटर तो पहले ऐसे चला, फिर 5 किलोमीटर ऐसे चला, फिर 10 किलोमीटर ऐसे चला, तो वह अपने प्रारंभिक दूरी से कितना किलोमीटर पर है? तो 10 किलोमीटर पूरा पर है। ठीक है, चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।